जय भारत। आज की क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग बेसिक 4 टाइप के जो फंक्शन होते हैं। उसमें से पहला जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे इस टाइप के। ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू जो होगी प्रीवियस वैल्यू से बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर कोई भी दो वैल्यू अगर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे ले लिया मैंने x1, और कहीं पे भी अगर x2 जो है दूसरा एक वेरिएबल ले रहा हूँ कहीं पे भी इसमें इस ग्राफ के ऊपर, जो कैसा है, x2 जो होगा वो ग्रेटर देन x1 अगर है, ऐसा मान लो। ठीक है, अगर x2 की वैल्यू मैं x1 से ज़्यादा ले रहा हूँ तो x2 मैं यहाँ पे ले लूँ, है ना, यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर x2 यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर x2 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं कहीं पे भी अगर x2 ले लूँ, है ना, इस x2 x1 से आगे मैं कहीं पे भी अगर ले लेता हूँ तो देखो इस यहाँ पे तो ये हो गया, फिर x2 जो है x1 से तो ज़्यादा हो गया। सही है, मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई, बराबर। और ये ग्राफ किसका है? ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर है। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऐसे सारे वैल्यू पे मतलब x1 और x2 इसके डोमेन में कौन से भी दो वैल्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। चलो x1 तुमने ये ले लिया और x2 अगर ये ले लिया, ठीक है। और अगर फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसमें जो फंक्शनल वैल्यू का जो रिलेशन रहेगा, एफ ऑफ x2 की वैल्यू और एफ ऑफ x1 की वैल्यू, जो वेरिएबल में जो रिलेशन है ना, वही क्या रहेगा, इस फंक्शनल वैल्यू के बीच में रहेगा। अगर तुम्हारा x2 बड़ा है x1 से तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा एफ ऑफ x2 की वैल्यू एफ ऑफ x1 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, या फिर ये तो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट। अब उल्टा भी हो सकता है, कैसे? अगर तुमको बोला गया कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये हम लोग बाद में भी लिख सकते थे वैसे, चलो यहाँ पे लिख दिया तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये होगा, और क्या दिया गया है समझो, एफ ऑफ x2 की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है एफ ऑफ x1 से। तुमको बोला गया क्या कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा है किससे, एफ ऑफ x1 से। तो इसका मतलब ये होगा, अगर तुम ये वेरिएबल निकालना चाह रहे हो, ये वेरिएबल अगर निकालना चाह रहे हो तो तुम्हारा x2 जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए x1 से। मतलब ये जो फंक्शन निकाल, यहाँ से अगर तुमने दोनों तरफ से फंक्शन हटा दिया तो ये फंक्शन हटने के बाद जो साइन है जैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, मतलब अगर तुमने x2 ग्रेटर देन x1 बोला और इसको मतलब ये वेरिएबल का अगर रिलेशन है और तुमको अगर फंक्शन इसको लगाना है तो एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ x1। ठीक है, मतलब इसको फंक्शन लगा देंगे, इसमें एफ लगा दिया इसमें एफ लगा दिया तो भी साइन में चेंज कुछ नहीं हो रहा है। और अगर अगर फंक्शन दे दिया, फंक्शनल रिलेशन दे दिया और तुमको वेरिएबल का रिलेशन चाहिए तो फंक्शन ऐसे ही निकल जाएगा और वेरिएबल का साइन जैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ई रेस टू एक्स की बात कर लेते हैं, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स है। ठीक है, और तुमको बोला गया है क्या कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, बराबर ना, तो कौन सा बड़ा है, ये 4 ज़्यादा है 3 से। इसका मतलब ये होगा कि जब इसको ई रेस टू एक्स लगाएंगे, मतलब ई रेस टू 3 लगाएंगे और ई रेस टू 4 लगाएंगे तो डेफिनेटली ई रेस टू 4 ज़्यादा आने वाला है। क्यों ज़्यादा आने वाला है? क्योंकि ई रेस टू एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और 4 जो है ज़्यादा है 3 से, तो इसका मतलब इसमें जो फंक्शन वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आएगी इससे। ये हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इसकी वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट इसके बिहेवियर से आप बोल सकते हो। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, या फिर अगर तुमने क्या निकाला, यहाँ पे ई रेस टू 3 था, ई रेस टू 4 था, अब तुमने ये दो वैल्यूज हटा दिया तो भी क्या होगा कि 3 लेस देन 4 ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था ई रेस टू एक्स और उसका फंक्शन अगर हटा देते हैं तो वेरिएबल में साइन भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ी 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 आती जा रही है, इक्वल कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, या फिर लेस कहीं पे भी नहीं है, ये हमेशा ही कैसे हो रही है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू ज़्यादा ही होगी एफ ऑफ x1 से। ये कंडीशन हो रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा केस, अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। देखो, कुछ ग्राफ अगर मैं मान लेता हूँ कैसा है कि इस टाइप का है, ठीक है ना, इस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, इस टाइप का है ना, ये तुम्हारा क्या है कि ये वाई एक्सिस और ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन है। अब इस वाले केस में देख लो, यहाँ पे इस जगह पे जो वैल्यू अगर मान लेता हूँ तुम्हारा ये x1 यहाँ पे तुम्हारा,
अब x2 कहाँ पे हो सकता है, एक तो तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है, 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 या फिर तुम्हारा x1 ही यहाँ पे हो सकता है। अगर x1 तुम्हारा ये ले लिया है ना, दो वेरिएबल की बात चल रही है ना हमारी, तो पहले तो x1 ले लिया, ठीक है। अब x2 कहाँ पे ले लोगे, x2 कहाँ पे ले लोगे, तो x2 तुम यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। अगर तुमने समझ मान लेते कि x2 अगर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन है, x1 की वैल्यू ज़्यादा कम है और x2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर x1 कम है x2 से, फिर भी इसके फंक्शनल वैल्यू में कैसा है कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में क्या अंतर है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 कैसे, दोनों वैल्यू सेम ही है, बराबर ना। यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, ये वाला कोई कांस्टेंट ग्राफ है, फिर बाद में यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर बाद में कांस्टेंट आया, फिर बाद में इंक्रीज हुआ, फिर बाद में कांस्टेंट आ गया, इस टाइप के जो बिहेवियर है इसका। अब इस वाली केस में क्या है कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, जब x1 x2 ये होगा तो ऐसा होगा। अब तुमने अगर समझ मान लेते कि x2 की वैल्यू थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि x2 तो कहीं पे भी ले सकते हैं ना, x1 के आगे कहीं पे भी ले सकते हैं। तो अब इस वाली केस में क्या होगा, इस वाली केस में एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू होगी वो कम होगी और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाहर कहीं पे भी ले लो, आगे कहीं पे ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, x2 का ये पॉइंट ले लो, कौन सा ही पॉइंट ले लो, ये जो रिलेशन, एक तो ये रिलेशन होगा या फिर ये रिलेशन होगा, समझ में आ रहा है क्या। इस वाले पॉइंट के लिए ये ऊपर वाला रिलेशन होगा, इस वाले पॉइंट के लिए ऊपर वाला रिलेशन होगा, इस वाले पॉइंट के लिए भी ऊपर वाला रिलेशन होगा, इसके लिए नीचे वाला सेकंड नंबर का रिलेशन होगा, इस वाले के लिए, मतलब एक तो ये केस पॉसिबल है या फिर ये केस पॉसिबल है, तीसरी कोई केस पॉसिबल नहीं इसमें। मतलब इससे मतलब एफ ऑफ x1 की वैल्यू लेस ग्रेटर देन होगी एफ ऑफ x2 से, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों, ये दो केसेस ही बार बार आ रहे हैं, तो इन दोनों केसेस को कंबाइन करके लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। एफ ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन इसके लिए, और इसके लिए इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तुमने ऐसा लिख दिया ना, बराबर क्या। तो इसका मतलब क्या लिखा, अगर क्या है तुम्हारे पास x1 की वैल्यू लेस है x2 की वैल्यू, देन क्या हो रहा है, फंक्शन का जो बिहेवियर है कैसा है, एफ ऑफ x1 ये लेस देन तो हो सकता है, फिर इक्वल्स टू हो सकता है एफ ऑफ x2 से, बराबर है क्या। मतलब ये अगर रिलेशन कहीं दिख जाता है तुमको, ठीक है। अब ये रिलेशन किसका है, ये रिलेशन किसका है कि ये ऐसा होने से कभी ग्राफ तो डिक्रीज तो नहीं हो रहा ना। हाँ, एक तो क्या है कि ये इंक्रीज हो रहा है, एक तो इंक्रीज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है, फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में कांस्टेंट है, फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में कांस्टेंट है। मतलब कहीं पे भी तुमको डिक्रीजिंग वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए तुम क्या बोल सकते हो इसको, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोल सकते हो इसको, इस चीज़ को क्या बोलोगे, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोलोगे, बराबर है क्या। एक तो इसको नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोल दो या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल दो, ठीक है। या फिर सीधा सीधा इसको क्या बोल सकते हो तुम, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर। एक तो तुम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलो, क्यों नॉन डिक्रीजिंग बोल रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी तुम्हारा ग्राफ जो है डिक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब होता है एक तो तुम्हारा ग्राफ पॉजिटिव, सॉरी, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब होता है एक तो नंबर तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। वैसे सेम नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, एक तो तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ या फिर इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे इसके। अगर तुम्हारा समझो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, जब इसका तुम ग्राफ निकालोगे तो कैसा आएगा, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक ये होगा, फिर 1 से लेकर 2 तक ये होगा, 2 से लेकर 3 तक ये होगा, 3 से लेकर 4 तक ये होगा, और ये -1 से लेकर 0 तक ये होगा। मतलब क्या हुआ, ये देखो ये कांस्टेंट आया, फिर बाद में बढ़ गया, फिर कांस्टेंट आया, फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर बढ़ गया, ऐसा ही हो रहा है ना। अब इस वाले केस में कहीं पे भी ग्राफ तुमको डिक्रीज कर रहा है, लग रहा है क्या, ठीक है। ये मतलब वैल्यू अगर कोई भी अगर x1 ले लेते हो, कहीं पे भी अगर x1 लेते हो और x2 कहीं पे भी ले लेते हो, ठीक है, मतलब x1 से ज़्यादा, तो कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है क्या कि एफ ऑफ x2 पे जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ x1 से कम आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या हो सकता है, एफ ऑफ x1 की x2 की वैल्यू एफ ऑफ x1 के बराबर तो आ सकती है या फिर उससे ज़्यादा ही आ सकती है, इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, बराबर क्या। तो कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर तुम इसको डायरेक्ट अगर ये बोलना चाहते हो तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो।
मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में फ़र्क क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ी बड़ी आती जानी चाहिए, और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है कि कुछ वैल्यूज सेम भी हो सकते हैं, मतलब कुछ हद तक ग्राफ जो होगा कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में इंक्रीज होगा और कांस्टेंट, फिर इंक्रीज कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है, मतलब कांस्टेंट भी चलेगा इंक्रीज भी चलेगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू भी हो सकती है, या फिर कम भी हो सकती है एफ ऑफ एक्स टू से, तब जाके फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आती है आपको बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में अब जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन था वैसे उसका उल्टा होगा। अगर ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है, और तुमने क्या किया कि यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या कैसा फंक्शन, ये चेक करने के लिए तुमको वही कर लेते हैं, कौन से भी दो वैल्यू ले लिया। दो वैल्यू कैसे ले लेंगे, पहला ले लिया तुमने एक्स वन, अब एक्स वन के कंपेयर में दूसरा एक एक्स टू वैल्यू ऐसा ले लो जो कि एक्स वन से बड़ा हो। अब तुम एक्स वन एक्स टू जो है यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो, मतलब इसके एक्स वन से आगे कहीं पे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी ले लो। ठीक है ना, ये सारे वैल्यू कौन सा भी एक उसमें से कौन सा भी एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मान लेते तुमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया एक्स टू। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा कि एक्स वन का साइज छोटा है एक्स टू से। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ कौन सा है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, अगर एक्स वन लेस है एक्स टू से तो अब फंक्शनल रिलेशन कैसा होगा, फंक्शनल रिलेशन कैसे होगा, एक्स वन पे जो वैल्यू आ रही है वो तो यहाँ पे है, एक्स टू पे जो वैल्यू आ रही है वो तो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक्स टू के बदले ये, इसके बदले अगर ये भी ले लोगे तो वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ये अगर एक्स टू ये लेते हो तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगी। इसके सामने कहीं पे भी अगर एक्स टू ले लेते हो तो इससे कम से कम नीचे वैल्यू आएगी। बराबर है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स वन पे जो वैल्यू आएगी वही सबसे ज़्यादा है, और एफ ऑफ एक्स टू पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स वन से कम ही आएगी। ठीक है, ये रिलेशन हो रहा है। बराबर क्या, और अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखना भूल गया मैं वैसे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने तुमको बोला कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और तुमने तुमको वेरिएबल का रिलेशन दे दिया, क्या बोला कि एक्स वन लेस दैन है एक्स टू, और फंक्शन कैसा है, एफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बराबर क्या, डिक्रीजिंग है। तो और एक्स वन लेस दैन अगर एक्स टू होता है तो जब इसको फंक्शन तुम लगाओगे, इसको फंक्शन चढ़ाओगे, तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू में क्या रिलेशन आएगा, तो ये जो साइन है वो हमेशा बदल जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था, साइन जैसे कि वैसे रह रहा था, अब साइन जैसे कि वैसे रह रहा था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, जब एक्स वन लेस देन एक्स टू होगा तो अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा कि उसका ये बदल जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, गर्दन होगा एफ ऑफ एक्स टू। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके बाद ये तो तुम्हारा पहला हो गया। अब अगर दूसरा दूसरा केस क्या है, अगर तुमको बोला गया, क्या बोला गया कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, समझो ना। और बोला है कि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू अब कम है और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कम है और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ज़्यादा है, और एफ ऑफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और तुमको ये फंक्शन को उड़ा देना है और वेरिएबल के बीच में रिलेशन लेके आना है, तो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन को उड़ाने के बाद रिलेशन क्या होगा, तो ये होगा एक्स वन और ये होगा एक्स टू, और क्या होगा, फंक्शन का जो ये है वो बदल जाएगा, मतलब वेरिएबल ये जो पुराना साइन था वो चेंज होके एक्स वन की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स टू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो भी साइन था उसका ये उल्टा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन अगर लगाना है तो साइन जैसे वैसे रख देंगे, या फिर फंक्शन को रिमूव भी करना है तो वेरिएबल का साइन जैसे वैसे रख देंगे। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वेरिएबल को जब हम लोग वेरिएबल से हम मतलब फंक्शन को उड़ाएंगे तो भी साइन बदल देंगे, या फिर वेरिएबल को फंक्शन लगाएंगे तो भी साइन चेंज कर देंगे। देखो फंक्शन, ये वेरिएबल का साइन था और यहाँ पे तुमको क्या लगाना था, फंक्शन लगाना था, तो साइन बदल गया ना, ये लेस था यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, बराबर गया। और अगर समझो ये था तुम्हारा फंक्शन और तुमको यहाँ से एफ को रिमूव करना था और तुमको बिहेवियर मालूम था फंक्शन का कितना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो भी क्या होगा कि फंक्शन निकल जाने के बाद एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू होगा, मतलब साइन अभी भी बदल गया है। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन में जब भी तुम क्या लगाओगे, फंक्शन लगाओगे या फिर फंक्शन निकालोगे तो साइन को बदल देना है हमेशा।
और जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो तुमको फंक्शन लगाना है या फिर निकाल देना है, दोनों भी केसेस में साइन जैसे कि वैसे रहेगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या हो सकता है देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई ग्राफ है इस टाइप का, ऐसा कुछ दे दिया, फिर ऐसा कोई कांस्टेंट आ गया, फिर बाद में ऐसा हो गया। अब इस वाले टाइप में इस वाले फंक्शन में क्या क्या मतलब दिक्कत है, ये कुछ हद तक तो डिक्रीज हुआ, बाद में क्या हुआ कि ये कांस्टेंट हो गया, फिर बाद में क्या होगा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा है चेक करना अगर है तो तुमने क्या किया कि फिर से दो वेरिएबल ले लिया, क्योंकि दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको जज कर सकते हैं। तो तुमने यहाँ पे ले लिया x1। ठीक है, अब x2 कैसे लेना है तुमको, x1 से थोड़ा बड़ा लेना है। तो अब x2 के लिए तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तुम x1 x2 यहाँ पे ले सकते हो, तुम 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 x2 यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। या फिर तुम x1 ये यहाँ पे लेने के बजाय तुम x1 यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले लो। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि तुमने x1 यहाँ का ले लिया। ठीक है, और x2 समझ मान लेते हैं यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे ले लेते हो। तो देखो ये x1 ये जो फंक्शनल वैल्यू की बात आएगी ना, तो एफ ऑफ x1 भी तुम्हारा यहीं पे मिला और एफ ऑफ x2 भी तुम्हारा यहीं पे मिला। मतलब भले तुम्हारा x1 कैसा है, लेस देन x2 है, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू का जो रिलेशन है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू एंड एफ ऑफ x2 की वैल्यू दोनों सेम ही है। ये तो तुम्हारा पहला केस ऐसा मिल गया। अब दूसरे केस में देखो, अब फिर से x1 कैसा कम है, x2 कैसा ज़्यादा है। अब अगर तुमने ये x1 x2 की वैल्यू चेंज करके देख लो, अब ये x2 यहाँ पे लेने के बजाय कहीं और ले लो, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं x2, अगर ये लेते हैं क्योंकि x1 के आगे ही लेना है, तो कहीं पे भी ले लो ना, ये इसके पूरे यहाँ पे ले लो या फिर इधर ले लो, कहीं पे ले लो। चलो एक मान लेते कि यहाँ पे ले लिया, तो अब देखो ये जो एफ ऑफ x1 की वैल्यू तो यहाँ पे मिली, एफ ऑफ x2 की वैल्यू तो यहाँ पे मिल रही, तो अब ये एफ ऑफ x2 की वैल्यू इस वाले केस में अब एफ ऑफ x1 से कम है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू आएगी, अभी एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो आएगी और एफ ऑफ x2 के लिए अब सेम नहीं है, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में एक तो ये केस हो सकती है या फिर ये केस हो सकती है, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों, एक तो ग्राफ सेम वैल्यू सेम हो जाए दोनों वेरिएबल पे, या फिर दोनों कैसे हो, ये दोनों वैल्यू में इनइक्वलिटी आ जाए। और इनइक्वलिटी कैसे आ सकती है, जो वेरिएबल का साइन है उसके उल्टा ही आ सकती है। समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फॉर ऑल x1 लेस देन x2, फॉर ऑल x1 लेस देन x2 क्या होगा, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ x1 की वैल्यू होगी एंड एफ ऑफ x2 की जो वैल्यू होगी क्या हो सकती है, एक तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है इस वेरिएबल से। एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है एफ ऑफ x2, सही है क्या? तो और अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। सही है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे, बराबर। या फिर क्या बोलेंगे, सीधा सीधा डिक्रीजिंग ग्राफ बोल देंगे। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ग्राफ बोल दो। ओके, ठीक है, तो फिर से एक बार क्या क्या कर लिया है हमने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक ग्राफ देखा हमने, फिर इस टाइप का एक ग्राफ देखा। ठीक है ना, अब ये कैसा है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर ये कैसा है, सिर्फ इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, ये कैसा है, ये कैसा है वैसे, चलो इसको मैं दोबारा ऐसा बनाता हूँ, ये ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, समझो। तो ये अभी ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही नहीं वैसे, देखो यहाँ तक तो सही चल रहा है, यहाँ से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, लेकिन इसके आगे जाता ऊपर जाता तो ये इंक्रीजिंग हो जाता, लेकिन ये नीचे चला गया। मतलब ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, ये मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है ही नहीं, बराबर, और नॉन डिक्रीजिंग भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं हुई है, बराबर। तो ये कैसा है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, इसके बाद अगर ऐसा होता सीधा सीधा ग्राफ, तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और दूसरा ग्राफ कैसे ले लेते हैं, अगर समझो ऐसा ले लेते हो, ये कैसा हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज हो गया और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट आ गया, फिर बाद में क्या हुआ, डिक्रीज होगा। तो ये कैसा है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग ग्राफ है। सही है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर समझो ऐसा ले लेते हैं, इस टाइप का ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीज हो डिक्रीज हुआ, फिर बाद में इंक्रीज हुआ,
इसका मतलब ये ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, बराबर ना। ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सिर्फ डिक्रीजिंग। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो क्या है कि चलो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग, जो भी है, एक एक टाइप का फंक्शन है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी ऑफ एक्स, अच्छा चलो ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। दो इंक्रीजिंग फंक्शन की एडिशन क्या आएगी पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या आएगा एडिशन, ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रही बात आपको, क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्स वन लेस है एक्स टू से, और एफ और जी कैसे दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स वन लेस होगा एफ ऑफ एक्स टू से, बराबर है क्या। और जी भी कैसा है, अगर जी भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स वन पे जो वैल्यू आएगी और जी ऑफ एक्स टू पे जो वैल्यू आएगी दोनों भी कैसे होंगे, ये भी तो ऐसा ही रहेगा ना, जो वेरिएबल का साइन है वही रहेगा। अब इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं, तो क्या होगा ये एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू, जी ऑफ एक्स वन, बराबर ना। और ये कैसा होगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स टू और प्लस हो जाएगा जी ऑफ एक्स टू ना, ऐसे। मतलब इन दोनों का जो एडिशन है इन दोनों के एडिशन से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, दूसरा भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो ये हमेशा क्या होगा कि दोनों का एडिशन इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली अगर पहला फंक्शन डिक्रीजिंग है, दूसरा फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, वो भी डिक्रीजिंग ही होगा। सही है, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद देख लेते हैं, पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। अब इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इसको चेक करना पड़ेगा हमको। क्यों चेक करना पड़ेगा, इसमें तो मैटर मतलब ये होगा कि डिपेंड करेगा कि ये किसका इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा है फिर डिक्रीज होने का ज़्यादा रेट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। समझ में आई बात आपको, ये क्या ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका इंक्रीज होने का रेट कितना है और इसका डिक्रीज होने का रेट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या बनने वाला है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, ये डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग होगा तो भी हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग बोल सकते हो, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग बोल सकते हो, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग को चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। ये तो होगा एडिशन, सब एडिशन के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर तुम्हारा कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका माइनस करेंगे, समझो इंक्रीजिंग फंक्शन का माइनस क्या होगा, ये हमेशा ही डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कैसे, देखो कोई भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन समझ में मानते कि ऐसा है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो तुम इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा ना। और ये कैसा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव समय जाते समय, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक वैल्यू जो हो रही है फंक्शन की वो कम कम होती जा रही है। इसलिए अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका माइनस पार्ट करने से क्या होगा, ये डिक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह पे काम आएगी आपको अभी, ठीक है। अच्छा हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला, अगर तुम्हारे इंक्रीजिंग फंक्शन है माइनस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बोलो क्या होनी चाहिए, एक इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस इंक्रीजिंग फंक्शन, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, हम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखो ये आई प्लस हो जाएगा, ये माइनस आई, बराबर ना, आई प्लस माइनस आई होगा। तो ये आई प्लस माइनस आई मतलब कितना होगा, ये आई तो आई रहेगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, माइनस आई क्या होगा, ये तो होगा डी। तो क्या होगा, आई प्लस डी हो गया, आई प्लस डी क्या है, चेक करना पड़ेगा ना हमको, सही है, चेक करना पड़ेगा। फिर अगर मान लेता हूँ कितना है कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक माइनस डी करना है, तो इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस डी तो हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये माइनस डी तो हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग बन जाएगा ये, और उसको चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर 8 नंबर का,
इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, हाँ इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस डिक्रीजिंग का मतलब कितना होता है, चाहिए यहाँ पे लिख देते हैं। अगर माइनस इंक्रीजिंग कितना है, डी है, तो ये माइनस उधर लेके जा सकते हैं, तो माइनस डी कितना हो जाएगा, आई बन जाएगा, बराबर है क्या, मतलब माइनस पार्ट इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग बन जाएगा, और माइनस ऑफ डिक्रीजिंग क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, डिक्रीजिंग का अगर नेगेटिव करोगे तो इंक्रीजिंग बन जाएगा, और इंक्रीजिंग का अगर माइनस करोगे तो डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, ओके। तो अब ये देख लो यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आई माइनस डी कितना होगा, आई, ऐसे होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बाद, ये होगा डिक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग, क्या बनने चाहिए, देखो माइनस आई कितना होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग बन जाएगा, तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग कितना होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन में डिक्रीजिंग फंक्शन ऐड करेंगे तो ये टोटल डिक्रीजिंग बन जाएगा। सही है, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, वन अप रेसिप्रोकल देख लेते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, वन अपॉन रेसिप्रोकल। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का रेसिप्रोकल अगर कर लिया, देखो कैसे होगा। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ ले लो, चलो y इक्वल्स टू एक्स का ही ले लेते हैं, ये y इक्वल्स टू एक्स ये फंक्शन है। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा ना तुमको, तो कैसे आएगा, देखो ये जो वैल्यू है जीरो के आसपास है, जब जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। ये कैसा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करो तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है तो सारे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे, और वन का रेसिप्रोकल कितना आएगा, वन आएगा, मतलब ग्राफ तो वन तक आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया तुम्हारा ग्राफ ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, इस साइड पे भी, तो इस साइड पे भी ऐसा ही होगा। ओके, तो ये ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू वन बाई एक्स का, मतलब y इक्वल्स टू एक्स कैसा था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, बराबर ना। और जब इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया तो देख लो कैसा है, कि इधर भी तो डिक्रीज कर रहा है और इधर भी तो डिक्रीज ही कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कि डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग का क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते तो क्या होगा, कि हमेशा डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इंक्रीजिंग हो जाना चाहिए फिर, इसका मतलब। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, ओके। अब हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले रूल। क्या होगा देखो, अब अगर कोई फंक्शन है इंक्रीजिंग, और इसको हमने क्या किया, के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो ये डिपेंड करेगा कि के कितना है। ठीक है, अगर के क्या होता है, ये गड़दान जीरो होता है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना, जो पॉजिटिव वाली तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, ये नेगेटिव वाली को नेगेटिव रखेगा, तो इसका इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन अगर के की वैल्यू कितना होती है, लेस देन जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कितना, इसको कर देगा ये डिक्रीजिंग। सही है, ये कर देगा इसको डिक्रीजिंग। समझ में नहीं बात आपको, बस ये एक होगा। ठीक है, तो बाकी कुछ अब मल्टीप्लिकेशन वाले और डिवीजन वाले रूल जो है, हम लोग थोड़ा इसके बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ये जो साइन लिखा है ना, ये ओपन इंटरवल का है। वैसे ये तो क्लोज का हो गया, ये इन्फिनिटी की तरफ ये ओपन नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। मतलब ये जो है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है वैसे। ठीक है, मतलब ये जो लिखा है तुमने, क्या लिखा है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी ओपन, ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, और ये इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी ओपन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव है या नहीं बताना है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन। ठीक है ना, इंजेक्टिव का मतलब कितना होता है, वन वन फंक्शन होता है। और वन वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए ये जो फंक्शन होना चाहिए, अगर इधर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो भी ये वन वन होगा, या फिर डिक्रीजिंग होगा तो भी ये वन वन होगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों नहीं चलेंगे साथ साथ। ठीक है, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तब जाके क्या हो सकता है कि फंक्शन वन वन हो सकता है। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं, जो अभी अभी हमने जो सारे रूल देखा था ना, वो रूल अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, पहले इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको वन अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको वन अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर है क्या, और माइनस हो जाएगा वन, डिवाइड बाय होगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और होगा प्लस वन। सही है क्या ये,
ठीक है, ऐसा होगा। और इसके अंदर तुम +1 कर लो और -1 कर लो। ऐसा क्यों करना है आगे बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये दोनों को साथ जब ले लोगे तुम तो कितना होगा, ई रेस्ट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, फिर होगा +1, नीचे कितना आएगा, नीचे भी वही है बराबर ना, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस होगा 1, फिर होगा ये -1 होगा -2, डिवाइड बाय कितना आएगा, ई रेस्ट टू एक्स स्क्वेयर का होगा स्क्वेयर और होगा +1। ठीक है, तो ये भाई साहब तो निकल लिए। और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -2 अपॉन ई का हो जाएगा स्क्वेयर और होगा इसका स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 1। सही है। अच्छा, यहाँ से अब देख लेते हैं। अब ये जो ई स्क्वेयर है, ई स्क्वेयर है, अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब डोमेन कितना है पहले देख लो, डोमेन तो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये जो फंक्शन होगा ई का पावर एक्स स्क्वायर, ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखो ई एक्स स्क्वायर कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग है। ई रेस टू एक्स कैसा है, वो भी इंक्रीजिंग है। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ये हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ये बात समझ में आ रही है आपको, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ई का पावर एक्स स्क्वायर ये कैसा होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब इसका स्क्वायर भी करना है तुमको, ई का ई एक्स स्क्वायर का ई का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये कैसा होगा, ये भी इंक्रीजिंग होगा। चलो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब कोई भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका पावर करेंगे, कुछ भी पावर करेंगे तो क्या होगा, ई का मतलब यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका पावर एन कर दिया तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। क्यों इंक्रीजिंग होगा, देखो ये इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि अगर समझ में मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है ना, और तुमने क्या ले लिया, यहाँ का वैल्यू लिया है, यहाँ का एक वैल्यू ले लिया। ठीक है, ये दो वैल्यू ले लिया समझो, ये ले लिया तुमने x1, ये ले लिया तुमने x2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कितना होगा, एफ ऑफ हो जाएगा x1 और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ हो जाएगा x2। ठीक है, तो इसका जो अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ये ऑलरेडी एफ ऑफ x2 की वैल्यू ज़्यादा थी एफ ऑफ x1 से, बराबर ना। एफ ऑफ x2 की वैल्यू ज़्यादा ही थी एफ ऑफ x1 से, जब स्क्वायर करें तो और भी ज़्यादा होगी ना, मतलब आई का पावर n क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। लेकिन कब होगा ऐसा, जब ये आई जो होगा ना ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होता है, ये जो इसका जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव होता है तभी ऐसा होगा। नेगेटिव होगा तो मतलब अगर समझो इस टाइप का ग्राफ है, जब इसका पावर क्या कर रहे हो तुम, अगर पावर कर रहे हो इवन तो क्या बन जाएगा, ये जो मतलब आई स्क्वायर करो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये आई स्क्वायर कर लिया, आई स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये पार्ट ऊपर आ जाएगा ऐसे, मतलब क्योंकि ये नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का। तो अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बना। समझ में आ रही बात आपको, मतलब अगर आई पॉजिटिव फंक्शन है उसका पावर कितना भी करेंगे तो ये इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। समझ में आ रही बात आपको। वैसे अगर कोई फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर सिर्फ वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है और उसका, चलो मान लेते कि ये फंक्शन है ये वाला, अब ये तो तुमको अभी क्वेश्चन देख के ही तुमको अभी ये रूल्स बनाना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट जनरलाइज नहीं बना सकते। देखो अभी ये फंक्शन है, अभी इसका पावर तुमने क्या कर लिया, E1 कर लिया तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा बन जाएगा E1 पावर। ठीक है, और अगर ऑड पावर करते तो और मतलब नीचे का ऑड पावर मतलब नेगेटिव नंबर का ऑड पावर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब अगर पावर तुमने इवन कर लिया तो क्या होगा, वो तो इंक्रीजिंग बनेगा, और अगर पावर कैसा है ऑड कर लिया तो डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग रहेगा। लेकिन उसके लिए जो फंक्शन है वो एंटायरली क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब बहुत सारे केसेस इसमें इन्वॉल्व है, ये डायरेक्ट नहीं होगा ऐसा। समझ में आ रही बात आपको। तो हमको जितना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। क्या चाहिए था हमको यहाँ पे, ई का पावर एक्स स्क्वायर है, अब ई का पावर एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, और ई स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे, इसका जब स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए अगर नेगेटिव होता तो हम लोग नहीं बोलते इसको। ठीक है, तो ई का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको ये फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो ई का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कर दिया तुमने 1। अब कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देना है, तो तुम सोचो, अगर समझो यहाँ पे वैल्यू 2 है, +1 कर लिया तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर यहाँ पे 4 है तो 4 + 1 करेंगे तो कितना आएगा,
उससे भी ज़्यादा आएगा ना, 4 + 1 5 आएगा। मतलब ऑलरेडी कैसा है कि तुम्हारा f(x1) ये ज़्यादा है f(x2)। अगर ऐसा होता तो तुमने इसमें भी +1 कर लिया और इसमें भी +1 कर लिया, तो क्या क्या मतलब अल्टीमेट तो कुछ किया है नहीं ना। तो जो ओरिजिनल बिहेवियर था वही था ना अभी भी। मतलब ई का पावर x² का स्क्वायर अगर ये इंक्रीजिंग है तो +1 करने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी क्या रहेगा, ये इंक्रीजिंग ही रहेगा। ये 3 स्टेप समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि बहुत बार तो तुमको क्या कहे कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, लेकिन बहुत ही आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद अब तुमको क्या करना है, इसका ये जो पार्ट है वो रेसिप्रोकल में जाना चाहिए, डिवीजन में जाना चाहिए, बराबर ना। तो डिवीजन में कैसे लेके आ जाओगे, अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और तुम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो ई का पावर x² का स्क्वायर +1, ये करने से ओरिजिनल फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था, रेसिप्रोकल करने से क्या बन गया, अब डिक्रीजिंग बन गया। सही है, ये डिक्रीजिंग बन गया। अब इसके बाद क्या करना है तुमको, -2 से मल्टीप्लाई करना है। और हमने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन को जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते तो जो ओरिजिनल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है उसका। मतलब वो पहला जो बिहेवियर क्या था इसका, डिक्रीजिंग था, -2 से मल्टीप्लाई करने से अब ये इंक्रीजिंग बन गया। सही है, मतलब यहाँ तक अब फंक्शन तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग बन गया है। तो तुमको क्या करना है, इसमें +1 ऐड कर देना है। तो जब इसमें +1 ऐड करेंगे तो +1 ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस फंक्शन को, ये अभी भी कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बस। अब ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन तो 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो इंजेक्टिव तो हो ही गया। समझ में आ रही बात आपको? तो इतना तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f(x) और g(x) कैसे टू कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, डिफाइंड फ्रॉम R to R सच दैट f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है। कैसा है कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है, एंड ये g(x1) लेस देन g(x2) है। ठीक है, और तुमको वेरिएबल का भी रिलेशन मालूम है, क्या है कि फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2, x1 की वैल्यू अगर x2 से ज़्यादा होती है तो क्या बोला उसने कि पहला तो रिलेशन तो उसने दे दिया f(x1) की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए f(x2) से। ठीक है, यहाँ से तुमको क्या पता चल जाता है, अगर x1 के लिए ग्रेटर देन x2 है तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) होगा। इसका मतलब f जो है क्या होगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या होगा कि g(x1) की वैल्यू कितना है, लेस देन है g(x2) से। यहाँ से क्या पता चला तुमको, अगर x1 की वैल्यू ज़्यादा होती है x2 से, फिर भी फंक्शनल वैल्यू कैसा है, x1 पे कम है और x2 पे ज़्यादा है। मतलब जो वेरिएबल छोटा है उस पर फंक्शनली ज़्यादा है, मतलब उल्टा हो रहा है ना। तो g का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन का डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर क्या है। तो तुमको निकालना क्या है कि इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो पहले इसको लिख लो, f(g), ये है α² - 2α। ठीक है, ग्रेटर होगा f(g), कितना आ जाएगा, 3α - 4। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम क्या करो, ये एफ को उड़ा दो, यहाँ से उड़ा सकते हो क्या, बिल्कुल दोनों तरफ फंक्शन तो उड़ा सकते हैं, लेकिन उड़ाने के बाद क्या बचेगा, ये g(α² माइनस होगा 2α, और यहाँ पे g(3α - 4) होगा। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो फंक्शन उड़ाया था वो क्या था। देखो ये फंक्शन कौन सा था, ये था इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन उड़ा दो या फिर फंक्शन लगा दो, उससे वेरिएबल के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर क्या। ये अगर ज़्यादा होगा तभी जाके इसकी फंक्शनली ज़्यादा आएगी। ठीक है, इससे तो यही होता है, बराबर ना। तो ये ओरिजिनल फंक्शन का बिहेवियर है, वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, अब दूसरे स्टेप में ये जी को उड़ा सकते हैं हम लोग। जब जी को उड़ा दिया हमने तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो बचा वो लिख लो। यहाँ पे बचेगा α² माइनस हो जाएगा 2α, और यहाँ पे कितना होगा 3α माइनस हो जाएगा 4। सही है, तो जी और जी कैंसिल होने के बाद अब ये कैसा होगा, ये जी कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जी कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना। अब जी डिक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा और तुमने क्या कर दिया, इसका इसका अगर फंक्शन रिमूव कर दिया है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो छोटी वैल्यू है वहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ा वैल्यू आएगा। छोटे वेरिएबल पे फंक्शन का बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा वैल्यू ज़्यादा था, ये वाला अगर ज़्यादा वैल्यू था इससे, इसका मतलब डेफिनेटली क्या हुआ होगा कि ये जो वेरिएबल है, मतलब α² - 2α,
इसका जो वेरिएबल का वैल्यू है वो ज़्यादा रहा होगा, मतलब क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और 3α-4 ज़्यादा रहा होगा। समझ में आ रही बात आपको? जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी वो वेरिएबल कम रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन में। मतलब क्या होना चाहिए कि इसका साइन ऐसा होना चाहिए। बस ये अगर समझ समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन में होता क्या है कि जितनी छोटी वैल्यू उतना बड़ा वैल्यू, बड़ा उसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2α क्या होगा, इस पे अगर फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये वेरिएबल क्या होगा, छोटा होना चाहिए 3α-4 से। बस अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो तो तुमको आराम से तुम्हारा वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना होगा ये, अल्फा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2α माइनस हो जाएगा 3α, और ये +4 होगा और लेस दैन 0 होगा। मैं बेकार का ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे। तो ये होगा 5α + 4 लेस दैन 0 होगा। तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, ये α-4 और α-1, ये लेस दैन 0। क्रिटिकल पॉइंट बना लिया और नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। तो 1 और 4 होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। लेस देन आंसर चाहिए तो ये कितना आएगा, 1 से लेकर 4 तक। ये होगा तुम्हारा अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 4 तक के बीच में। सही है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।